अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सियासत ने एक दफ़ा फिर रंग बदला है। 17 सीटें जो पीटीआई ने जीती हैं, उनकी जो वज़ीर आला का इंतखाब है पीटीआई की तरफ से, जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही हैं। परवेज़ इलाही साहब 10 सीटों के साथ काफ लीग इस वक्त पंजाब में मौजूद है। इमरान खान का ये कहना है कि परवेज़ इलाही की सपोर्ट करना इसलिए लाजमी है कि उन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े रहे। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो उनके पार्टी के एमपीएस का ये नज़रिया है कि भाई हम विनिंग पार्टी हैं, हमारे पास अक्सरियत ज़्यादा है और 160 सीटों से ऊपर हम क्रॉस कर चुके हैं 70 से। तो टोटल तो ओवरऑल हमारी एक 188 बनती, लेकिन 170 भी हम 70 क्रॉस का अपनी साथ थी, तो हम एक 10 सीटों वालों को कैसे वज़ीर आला मुंतखब। ये बहस उनकी पार्टी के अंदर चल रही है इस वक्त। लेकिन उसकी दूसरी तरफ देखा जाए तो पीटीआई इस वक्त इस बात पर बज़िद है, इमरान खान साहब इस बात पर बज़िद है कि नहीं जनाब, ये जो सीट है ये सीएम की, ये वज़ीर आला साहब जनाब परवेज़ इलाही साहब को ही मुंतखब किया जाए। अब आपको मैं यहाँ ये बात बताता चलूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खुद जो 10 एमपी हैं उनमें से 2 तो मौजूद नहीं है। उन्होंने तो खुद चौधरी परवेज़ इलाही की सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। उसके बरक्स देखा जाए तो इमरान खान साहब भी पंजाब में आ चुके हैं इस वक्त, और पंजाब में रात को डेरे लगा लिए। अपने एमपीएस को कहा जितनी जल्दी हो सके लाहौर पहुँचें, ताकि वज़ीर आला के इंतखाब में वो अपना हिस्सा डाल सकें। उसकी दूसरी तरफ देखा जाए तो इमरान खान की नो डाउट इस दफ़ा जो मुहिम थी, जो उन्होंने अपना एक मोटो लेकर चले अवाम के अंदर, एक तो स्नाइपर वाला था जो ख़त अमेरिका से है, दूसरा ये जो चोरों और डकैतों वाली, और तीसरी जो थी अमीर सादिक और वो जो जाफिर वगैरह को जो जिक्र करते रहे। अब खुद वो कभी इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं थे ले रहे, लेकिन अवाम को उन्होंने इस कदर मोनेटाइज किया है या इस कदर इस तरह के इनिशिएटिव लेने पर मजबूर किया कि अवाम खुद इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेने पर मजबूर हो। अब एक और चीज़ भी देखने वाली बड़ी अहम है। मिसाल के तौर पर जरदारी साहब का इस वक्त क्या रोल है। जरदारी साहब पाकिस्तान के बहुत माहिनाज सियासतदान हैं। अपनी टर्म में एक दफ़ा वो सदर रह चुके हैं बेनज़ीर के बाद, और बेनज़ीर के दौर हुकूमत में भी बहुत ज़्यादा आला अहदों पर वो रह चुके हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म थी उनकी वाइफ। जब वो सैयदा सदर अपने आप को रिप्रेजेंट करा चुके थे एक्स मुशर्रफ के दौर में, तो बेनज़ीर की वफ़ात के बाद तो उस वक़्त से उनका सियासी कद-ओ-कात बहुत बढ़ गया, एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में भी और पार्टियों की नज़र में भी। अब ये कह देना कि पार्टियाँ क्या सोच रही हैं, ये तो एक डिफरेंट चीज़ है। पीडीएम का अपना एक स्टेटस है वफाक के अंदर, पंजाब इस वक्त बहुत बड़ा टारगेट में है, इसलिए उन्होंने इंतखाब किया जनाब मोहतरम जरदारी साहब का कि वो पंजाब में तशरीफ़ लाएँ और अपने सियासी इन कदोकाट का फ़ायदा उठाते हुए पीटीआई के वोटों को तोड़ सकें। अब जो आवाज़ गर्दिश कर रही है इस वक्त मार्केट में, वो 50 करोड़ रुपए की है। यानी फ़ी एमपीए की जो बोली लगी है वो 50 करोड़ रुपए है, जिसमें से 2 से 3 एमपीएस ने तो खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट जमा कराया कि भाई हमें 50 करोड़ की ऑफ़र हो रही है। अब उसकी बरक्स देखा जाए तो एक और चीज़ बड़ी अहम है कि ये 50 करोड़ कौन दे रहा है? ये हार किसकी हुई है? नून लीग के पास तो कैंडिडेट बहुत थे, वो चाहते तो अपना ही कैंडिडेट खड़ा, इन 20 को टिकट देने की क्या ज़रूरत थी? चलो डील भी थी, डीलें तो कितनी तोड़ते रहते हैं। ये पीछे से बैकअप सपोर्टर कौन है जो इतने पैसों की ऑफर करा रहा है? जरदारी साहब जाके खुद ऑफर कर रहे हैं। जहाँ तक नून लीग का करेक्टर देखा जाए, वो तो बिल्कुल इस पे हामी नहीं, और ना ही वो चाहेंगे कितना पैसा वो दे। अब अगर एमपीएस कह रहे हैं 50-50 करोड़ की ऑफर हुई है, उसमें से एक एमपीए तो ऐसे रहीम यार खान के जो हैं चौधरी मसूद साहब, वो तो तुर्की भाग गए हैं और उन्होंने कहा जी हम चोर को वोट नहीं दे सकते, जबकि उनके मुतालिक कहा जा रहा है पूरे प्रूफ के साथ उन्होंने 25 करोड़ रुपया इस सीट का लिया। यानी भागने का 25 करोड़ लिया, वोट ना डालने का। डालने की सूरत में तो 50 करोड़ था, यानी आप पेमेंट वो लेके यहाँ से फरार हो गए। अच्छा, अब वो तुर्की चले गए हैं तो उन्होंने कहा जी मैं तो 3 अप्रैल का इस्तीफा दे के चला गया हूँ, तो मेरा ये अवतारण साहब ने आके टीवी पे बहुत बहस की है। लेकिन मेरा कहने का एक छोटा सा मतलब ये है कि जरदारी साहब का इस तरह इंटर होना, ये जब भी जरदारी साहब मार्केट में आते हैं सियासत की, तो क्यों इतनी बड़ी बड़ी बोलियों की गेम शुरू हो जाती है? लोग क्यों कहते हैं कि जरदारी साहब लगा? एक चीज़ है, तो जरदारी साहब का करेक्टर ही ऐसा है। सेनेट से लेके विभाग से लेके प्रोविजन सतह तक जरदारी साहब यही काम करते रहे। डॉलर गर्ल जो थी, जिसमें दुबई में मुकीम है, वो जरदारी साहब का ही राइट और लेफ्ट कुछ भी कह लें आप। तो
जरदारी साहब का पंजाब में आके बैठ जाना और पंजाब को आके काबू करना, ये एक चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि आने वाले हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। अगर तो वोट बिका, MPs बिके, तो यकीनन हमजा शहबाज को इसका बेनिफिट होगा। लेकिन हमजा शहबाज, हम इस बात से एग्री नहीं कर सकते कि नून लीग कितनी ऑफर दे सकती है। सिंपल सी बात, ये पैसों की ऑफर जरदारी साहब के हाथों कौन दिलवा रहा है और पैसे कौन दे रहा है? ये हार किसकी हुई है? नून लीग के पास तो ऐसे अपने कई कैंडिडेट थे, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, आसिफ बहा ने लिए हैं इस वक्त 41-42 हज़ार वोट लिया उसने, और जो पुराना PTI का था उसने 35 हज़ार वोट लिए, जो जिसपे नून लीग ने फुट्टी कर दी थी। एक लड़का हसन मलिक 48 हज़ार, यानी अगर ये दो मिल जाते, आसिफ बहा और वो संगा, तो तकरीबन 1 लाख के करीब वोट था, PTI हार जाती। इसी तरह बहुत से अजला में ऐसे हुआ, बहुत कम मार्जिन से। लेकिन ये बात तो कन्फर्म है कि नून लीग इस वक्त है मार्केट में है, वो लोग आम जो मर्जी बात करती है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि बोलियां कौन दे रहे थे बड़ी बड़ी 50 करोड़, यानी ये पैसा जरदारी साहब किसके कहने पर, अगर अव्वल तो हुआ ही नहीं जरदारी, हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मीडिया ये बोल रहा है कि 50 करोड़ की ऑफर लगा गई, नहीं हमें 25-25 करोड़ की ऑफर, और कई एफिडेविट ऐसे जिसमें बकायदा जरदारी साहब का नाम लिया गया। अगर इस बात को भी हम शामिल हाल रखें कि जरदारी साहब ही हैं इस सारी गेम के पीछे, तो जरदारी साहब इस गेम के पीछे क्यों है? जरदारी साहब को किसने कहा ये गेम खेलने को? नवाज लीग तो हुकूमत करना नहीं थी चाहती, एक रियलिटी है और बहुत क्लियर रियलिटी है। और उसके बरक्स उन्होंने अभी जो पिछली तकरीर हुई है नवाज शरीफ की, उन्होंने शदीद नाराज़गी का इजहार किया शोया अपने भाई शहबाज शरीफ के साथ के। उन्होंने बकायदा ये साफ कहा कि मैं तुम्हें कहता नहीं था कि हमें गवर्नमेंट रन नहीं करनी चाहिए, हमें भी फ़िलहाल पीछे बैठना चाहिए। शहबाज शरीफ के पास ऐसे कोई जवाब बात नहीं थे, लेकिन मरीम की ज़ुबान में तलखी एक बार फिर नजर आई। मरीम साहब ने अपने बाप को कहा, मैं क्या करती, मैं अकेली थी, मैं कहाँ क्या कर जाती, मैं क्या कर सकती। ये बातें ऐसी हैं जो एक दफ़ा फिर बता रही हैं कि नवाज लीग में नवाज शरीफ के बाद कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी पार्टी को रन कर सके। मरीम नवाज में ये कैपेबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है और रनर भी है। शहबाज शरीफ का जो 3 से 4 महीने का ये दौर गुजरा है अदवार के अंदर, पंजाब की सूरत हाल भी आपके सामने बन गई है, और उसके बाद फिर अब वफाक, इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ को अच्छे पॉलिटिकल कैंडिडेट नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं पंजाब में, ठीक है, वो बहुत अच्छा रन करते रहे होंगे। एज अ कैंडिडेट जिसको हम कहते हैं कि जिसकी अपनी ज़ाती हैसियत इस लेवल की हो कि वो एज अ वज़ीर आज़म और ऐसे डिसीजन मेकर हो कि उसका पता चले कि उसने डिसीजन लिया। तो अब आप ये देखें कि जब इतने बड़े बड़े फैसले करने थे वफाक की सूरत में, इनको पंजाब हल में हमजा शहबाज को बनाने की ज़रूरत क्या थी? वफाक की हुकूमत में बैठते। अब आपको मैं एक छोटा सा बयान बताता हूँ कि नवाज शरीफ के दौर में और जरदारी साहब जब सदर थे, नवाज शरीफ ने बगावत करने की सोची थी। पंजाब में हुकूमत थी उसकी, पूरे पंजाब में उसकी हुकूमत थी, बगावत करना चाह रहे थे। तो जरदारी साहब ने गवर्नर राज लगाया था सलमान तहसीर के हाथ। आपको अगर शायद थोड़ी सी माजी की हकीकत याद हो, सलमान तहसीर ने पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया था, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब बिल्कुल जकड़े गए थे, हिल नहीं थे सकते। ठीक है, अब आने वाली सूरत हाल ये है कि जनाब का 22 तारीख का इलेक्शन है। इलेक्शन में जनाब परवेज़ इलाही साहब इंटर हो रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब के पास खुद 8 वोट हैं, 10 वोट, 2 वोट तो वैसे उनके निकल गए हैं। उसके बाद देखा जाए तो PTI है, PTI ने भी भाई यही कहा है, हमारी अक्सरियत ज़्यादा हमारे में से मेंबर हो, यानी इसका मतलब ये है कि पहले तक तो खामोशी इख्तियार थी, लेकिन जब जीत कितनी सीटें आ गई हैं तो फिर आवाज़ कोई कहाँ से भी निकले, लेकिन ज़ुबान पे यही अल्फाज है कि भाई हमें में से बनाना चाहिए किसी को। अब तब बीच में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बात गेम वही नोट है। अच्छा, अब इसमें फ़ोन बहुत चल रहे हैं, मार्केट में बहुत फ़ोन गर्दिश कर रहे हैं, 50 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, बोलियां बहुत अब तक जा रही हैं, क्योंकि पंजाब बहुत अहम हो गया। अगर पंजाब की सीट इमरान खान साहब निकाल लेते हैं कल, और पंजाब में यानी अपना CM मुकर्रर कर लेते हैं, तो 2 सूबों में हुकूमत इमरान खान से अब की हो जाएगी। वफाक को रन करना शहबाज शरीफ के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान जिस टाइम चाहें, जैसे चाहें, जलसे करके फ़ौरन वफाक के ऊपर चढ़ाई कर कर इनको गद्दार कहकर किसी टाइम में निकाल सकते। फौज के हाथ पांव बंधने जा रहे हैं। अब न्यूट्रल, नो मोर न्यूट्रल की दास्तान चलेगी यहाँ पर, और न्यूट्रल न्यूट्रल नहीं रहेंगे। सच तो ये है कि जरदारी साहब इज़ नॉट कैपेबल टू बाय पेड 50 करोड़ पे इन ईच MPA। 14 अरब रुपए की डिमांड की है जरदारी साहब ने इस पंजाब के इलेक्शन के लिए। 14 अरब रुपए की
सुनने में आ रहा है, डिमांड की गई है कि भाई हमें इतना पैसा मिले तब हम ये पंजाब को किसी की झोली में डाल सकते। वहाँ से ये मांगे किससे गए हैं और ये बात 14 करोड़ की निकली कहाँ से? ये आजकल मीडिया में भी बहुत आम है कि 14 करोड़ रुपए की जो जो बोली पंजाब के लिए लेकर आए हैं, ये 14 करोड़ कहाँ से आए हैं? सॉरी, 14 अरब रुपए कहाँ से आए हैं? ऑफर यही थी कि जनाब 14 अरब दें और हम आपको ये बुरी गेम ही पलटा के दे देते हैं सारा कुछ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। 50 करोड़ रुपये, आप 50 करोड़, 50 को 2 MP कर दो, 1 अरब रुपये हो जाता है। तो 50 करोड़ अगर 25-25 करोड़ खाली बिठाने के हैं तो फिर ज़ाहिर है वोट डालने का तो 50 करोड़ है ही ना। तो ऑफ़र अपनी इनकी बड़ी इस गेम में इस वक्त मौजूद है और जरदारी साहब इसको बड़ा भरपूर तरीके से खेलने के लिए जा रहे हैं। कल का इलेक्शन है, 22 तारीख का इलेक्शन, और इलेक्शन बहुत शदीद तनाव का इलेक्शन है। बाजी कोई भी पलट सकता है। अगर परवेज़ इलाही पलटता है तो पंजाब पूरा क्लीन स्वीप है, फिर पंजाब में आवाम को कोई रोकने वाला नहीं होगा और इस्लामाबाद के वफाक और फौज अपनी वर्दियों के बगैर बैठेगी। यस, फौज अपनी वर्दियों के साथ बैरकों से नहीं निकल सकती अगर वो पंजाब की तरफ रुख कर ना रेंजर निकलेगी। हुकूमत पंजाब ही थी जिसको कंट्रोल करके अवाम को काबू करके इमरान खान को दबाया जा सकता था, यानी इसको गरदार करके सूबे की हद तक रखा जा सकता था। लेकिन अब पंजाब का कल का इलेक्शन बहुत मायने खेज हो गया। फ़ोन जरदारी साहब नहीं कर रहे, फ़ोन बहुत और लोग भी कर रहे हैं। जो फ़ोनों का जो मसला चल रहा है वो बहुत ज़्यादा ये भी है कि जरदारी साहब इस बार अकेले नहीं हैं, उनके साथ इस गेम में बहुत से लोग और भी शामिल हैं। जरदारी साहब तो जस्ट लाइक एन कार्ड फेंक रहे हैं इस वक्त। तो अभी देखें, आने वाले हालात बहुत मुश्किल हैं और आने वाले हालात में पाकिस्तान का जो है हालात जो बनने जा रही हैं, जो सिनेरियो दुनिया देख रही है, नक्शा बनने जा रहा है, वो बहुत मुश्किल है। IMF के साथ डील, और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में अरब अमारात और दुनिया सारी देख रही है कि सियासत किस रुख से बदल रही है। फिर तीसरी चीज़ ये है कि मुफ्ता इस्माइल ऐसे बंदों के पास अब ये तो जवाब नहीं कि वो हारे, वो कहते हैं जी हमने रियासत बचाई है, सियासत को हमने ज़िबा की है, यानी सियासत की कुर्बानी दी है अपने, और हमने रियासत बचाई। रियासत बचाना लाजमी था, रियासत तो फिर बचानी थी तो वो बचा ही रहे थे ना, तुम्हें क्या तकलीफ थी फिर आने की? तुमने क्यों वहाँ पर इतना जुल्म की? उनको करने देते, अपना वोट लेते। आपने रियासत ना बचाई है ना आपने सियासत बचाई है, आपने अपने पैसे बचाए हैं, आपने अपने केस माफ़ करवाए हैं। टॉफ़ियों वाले भाई आपके जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने माफ़ करवाए हैं। आप मेरे टॉफ़ियों वाले सेलमैन भाई हो, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ। तो आपको ये बात समझ नहीं आ रही है कि आपने किया क्या। दूसरी चीज़, आपने आवाम के जज्बात से खेला। अगर आप इतने ही अक्लमंद होते, आपके पास इतना ही वेल अंडरस्टैंडर पॉलिटिकल लीडर होते तो वो ये कभी गलती ना करते अपने केस माफ़ कराने वाली, जब तक वो पंजाब को क्लियर ना कर। केस माफ़ कराने का सबसे पहले जब देखा मामले कि ये गेम ही ये खेलने आए हैं, हमारे लिए तो कुछ करने नहीं आया, तो आवाम को पता तो लग गया। अभी तो आगे झंडी और लंबी पड़नी है। अब गेम ये है आप लोगों के 1 साल 1.5 साल में जितना हो सके पैसा इतना लूट लो इस मुल्क से और यहाँ से निकल जाओ, उसके बाद कोई भी इस मुल्क को संभाल ना सके। दिस इज़ द रियल रियलिटी अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान। वो ऐसे ही होने जा रहा है मार्केट में। तो अभी देखते हैं पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन कैसे निकलेंगे, लेकिन एक चीज़ ये क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत शदीद तनाव का शिकार है। सियासत अपना रंग बदल चुकी है। इमरान खान पंजाब में हुकूमत बनाने जा रहा है, एक सूबे में उसकी ऑलरेडी हुकूमत है, 2 सूटों पर वफाक खड़ी है, और वफाक में भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो गई। हर कोई अपनी डिमांड कर रहा है सीटों की और हर चीज़ की, और अभी तक वो क्लियर नहीं हो पा रही हैं। देखते हैं कल का इलेक्शन जो आने वाला वो क्या होगा, लेकिन ये बात क्लियर होगी कि भाई मुल्क नहीं बचता। मुल्क को बचाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अब इनकी प्लानिंग ये है कि ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, 1 साल 1.5 साल लंबा लेकर चलेंगे, इस हद तक कर्जे में पाकिस्तान को डुबो जाएंगे। अगले 10-15 साल भी कुछ शख्स आके बैठे तो वो भी मुल्क सीधा ना कर सके। ये स्ट्रेटजी बनाकर जा रहे हैं और यही इस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेटजी है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अब नॉकआउट नहीं होना चाहती, क्योंकि वो चाहते हैं कि साल में छोड़ दो इसको कि ना हमें निकाल सकें ना किसी को रख सकें। तो जो लोग इतने ईमानदार हैं वो यही हैं। खुरम दस्तगीर साहब के आजकल बहुत बयानात आ रहे हैं टीवी पे, वो जनाब बार बार यही कह रहे हैं कि जी फाशिस्ट 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 ये पार्टी है। भाईजान आपके बाप से बड़ा कोई था? और बेशरम आदमी अपने गिरबान पर जिन लोगों ने वोट दिए, हम चाहे नून लीग को दें, चाहे PTI को दें, चाहे जल, हम एक वोटर हैं। आप वोटर को इस ना लकब से पहचानते जो आप गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते फाशिस्ट की और इस तरह के? क्या है?
फैशनिज्म जो आप कहते हो, क्यों कहते हो? हम वोटर हैं, आप क्यों एक पार्टी को इस तरह कहते हो? आप उस वोटर की तकद्दुस को पमाल करते हो। तेरा बाप कौन था खुर्रम दस्तगीर, मैं बताऊं? गैरत है तुझ में सुनने की? बता ना अपने बाप के मुतल्लिक दुनिया को, कि जिसने फातमा जना का मुखालफ इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ने पे उनका निशान लालटेन था। तेरा बाप गली की कुत्ती लेके उसके गिरबान में लालटेन लटका कर कहता फिरता था कि ये फातमा जना जा रही है। तेरे में गैरत है ये बात करने की? तो बातें कर रहा है यहाँ पर बैठ के, हम जैसे लोगों को फैशनिस्ट, गरीब लोगों को बैठ कर, तो जिन्होंने वोट दिए पीटीआई को, उनको तो फसाइयत और पता नहीं फस्तायत और पता नहीं क्या उनको से लगब तू दे रहे। हम वोटर है, वोटर जिसको मर्जी वोट दे। तेरा काम नहीं बनता किसी पार्टी को इस तरह से अलकाब देना, मुल्क के टुकड़े कराने हैं। बेशरम लोग, वोटों के ऊपर आपकी सियासत करनी है, अपने आप मंशूर पे करें। पार्टियों को लेबल क्यों देते हैं आप? यानी मिसाल के तौर पर मैं वोटर हूँ, मुझे कोई नून लीग का भी कोई कहेगा तो मैं नून लीग का भी हूँ, तो मैं कहूँगा भाई तुम्हारी जरूरत कैसी हुई कहने की, मैं वोटर हूँ, मैंने उसे वोट दी। तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम किसी दूसरे पे उंगली उठाओगे, तुम्हारे पे कोई नहीं उठाएगा। तुम इतने गद्दार नहीं हो, तुम लोग इतने मुहब्बे वतन हो। ऐसा नहीं, इकबाल का बाप बड़ा मुहिब्बे वतन था, नहीं आ रहा इमरान कायद आज़म से इलेक्शन पाकिस्तान बनते वक्त। आज बेशर्मों की तरह तुम लोग बैठे हुए, गद्दार लोग। इस मुल्क का बेड़ा गर्क तुम लोगों ने किया, चंद जर्नैलों और तुम लोगों ने, अपनी सिर्फ तूल देने के लिए इन चीज़ों। बेशरम आदमी। इस मुल्क को चलाना है तो गैरतमंद तरीके से चलाओ, गैरतमंद बनो। बगैरत बन के मुल्क नहीं चलते। अब आते हैं जनाब साहब, अगर पंजाब की सिचुएशन में मिसाल के तौर पर वज़ीर आला बन जाते, हम कहते हैं जनाब के हमारे जनाब मोहतरम परवेज़ इलाही साहब या कोई भी बन जाता है वज़ीर आला, तो अगर परवेज़ इलाही पीटीआई की तरफ से बन जाते हैं, तो फिर आने वाले पंजाब का जो हालात हैं वो क्या होंगे? पंजाब के हालात बहुत सख्त ख़राब होंगे भाईजान। पंजाब के हालात बहुत सख्त ख़राब होने वाले हैं। उसकी वजह ये है कि इन्होंने फिर वफाक में पता है 1.5 साल हुकूमत करने की कोशिश करी, जितना हो सके मुल्क को लूट, इतना नुकसान पहुँचा के लिए हुकूमत ना बना सके। और इमरान खान का यही लाया उन्होंने 10-15 दिन बाद अवाम को इकट्ठा करे, अच्छा सा मौसम दे के इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई कर दे। जैसे इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करेगा, पंजाब में कोई रोकने वाला कोई नहीं होगा। गवर्नर राज की तो वैसे धमकियाँ खाली रह जाएंगी उस वक्त, क्योंकि जिसकी 2 सूबों में हुकूमत बन जाएगी वो गवर्नर राज का क्या मुतहम्मिल रहेगा और क्या मुतहम गवर्नर राज को समझेगा। अवाम निकलेगी, और उससे पहले वो पुलिस वालों को, ऐसे इमरान खान अभी भी डीसी वगैरह और पुलिस वालों का नाम, उससे पहले इतनी ज़बरदस्त सजाएं सुना देगा कि अवाम निकलने से पहले पुलिस वाले भी कहेंगे भाई हट जाओ, रास्ते से दूर रहो। ये हालात हो जाएंगे। तो इमरान खान जब आएगा इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद का तख्ता उलट जाएगा। जब तख्ता उलटेगा फिर में से किसी को भागने नहीं देगा, ना वो चाहे जर्नैल है चाहे वो तो किसी के साथ डील करने को तैयार ही नहीं। इज़ नेवर बी कैपेबल टू डील एनी वन, नेवर एवर। तो ये चीज़ें बड़ी मद्दे नज़र आ रही हैं इस वक्त, आवाम देख रही है इन चीज़ों को, और बड़े गौर से इसको और सिनेरियो को देखा जा रहा है। पाकिस्तान के हालात में इस वक्त बड़ी शदीद तरतीज बेहतरी के बजाय तंजीली हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पर डॉलर है, मैंने आपको 1 महीना पहले बताया था कि डॉलर 230 की हद को छुएगा और जून जुलाई के अंदर छुएगा। आखिरकार वही हुआ, 228 230 की कुरान आ गया। वजह क्या बनी आने की? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरों का जो पैसा है, जो आप यहाँ के बिजनेसमैन थे जो उस वक्त उनके साथ लगे हुए थे, वो यहाँ से आउट हो रहे हैं, और अमेरिका उनको आउट कराने में बहुत ज़बरदस्त किस्म की मदद फराहम कर रहा है। अमेरिका यहाँ पर टेक्सटाइल के मिलों पर आता है, यहाँ पर उन्होंने जनाब 2-4 आपको पता होगा पिछले हफ्ते की हैं मीटिंग्स, वो यहाँ से इन्वेस्टर उठा रहा है। यानी इस मुल्क को मुकम्मली डिज़ोल्व करने के चक्करों में कि इसको फिनिश ही कर दिया जाए। अब एक फैक्ट्री में 40,000 35,000 30,000 20,000 बंदा काम करता है, या 2,000 बंदा भी काम करता है, तो यानी ओनर के लिए तो वो है ना। तो अगर वही ओनर अगर अमेरिका जाके लगा लेता है या किसी और मुल्क लगा, तो यहाँ पर तो बेरोज़गारी बढ़ गई। अमेरिका ने तो वीज़ा ही देना है। तो ये चीज़ें बड़ी अहम है, अमेरिका का भी रोल है इस मुल्क को ये ख़त्म करने में, क्योंकि वो नहीं चाहिए कभी इसमें इन्वेस्टर बने। और ये चीज़ें भी हैं, और चाइना जो है वो तो ये चाह रहा है कि जितना जल्दी हो सके ये पाकिस्तान हम संभाल लें। बिज़नेस के चक्करों में, किसी भी चक्करों में हम आ जाएंगे तो हमें निकाल नहीं सकेंगे। 100 साल 2-2 साल की लीजिंग ले लो इनकी जगह। तो ये मुल्क की हालात भी बनने जा रहे हैं। बहरहाल मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक इमरान। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।